हेलो गाइस, मेरा नाम है शिवम भार्गव। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल फुल ऑन गाइड। दोस्तों यूपीएससी आईएएस की सीरीज़ में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आपको दोस्तों यकीन मानना पड़ेगा कि मेरे पास इस टाइप के क्वेश्चन कितने आए होंगे। मैं जितना आंसर देने वाला हूँ, आप बस इतना समझ लो कि 3 डिजिट के ज़्यादा क्वेश्चन एक सप्ताह में आ चुके हैं सेम टॉपिक पर। और टॉपिक क्या है? टॉपिक आपने थंबनेल में पढ़ा कि क्लास 11th के बाद में अगर हम साइंस साइड लेते हैं और उसके बाद कॉलेज में अगर हम आर्ट्स लेते हैं तो कैसा रहेगा। ये दोस्तों एक ऐसा टॉपिक है जिसमें मैंने कई लोगों को आगे बढ़ते हुए देखा है लाइफ में। कई सारी चीज़ें जो हैं मैंने चेंज होते हुए देखी हैं लोगों की लाइफ में। लेकिन यहाँ पर ना थोड़ी सी चीज़ें जो हैं वो आपको समझ लेनी चाहिए पहले से ही। देखो, आपने जो सोचा है ये क्या चीज़, क्लास 10th के बाद में आप लेते हैं साइंस साइड, यानी कि क्लास 10th जो है आपका ये तो सबका सेम होता है। फिर 11th और जो 12th है ये आपका जाता है साइंस साइड से। और इसके बाद में दोस्तों जब आप जाते हैं ग्रेजुएशन लेवल में, तो आप ग्रेजुएशन लेवल में लेते हैं आप आर्ट्स। आर्ट्स में भी आप वो सब्जेक्ट लेना प्रेफर करते हैं जो आपको यूपीएससी आईएएस के एग्जाम के लिए ऑप्शनल वाला सब्जेक्ट लेना है। तो मान लेते हैं आपने ऑप्शनल वाला सब्जेक्ट यहाँ पर ले लिया, ठीक है। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे ना 2 टाइप के आपके सामने रास्ते होते हैं। चाहे तो आप ये साइंस लें यहाँ पर या फिर आर्ट्स लें, और आप यकीन माने दोनों के अपने अपने नज़रिए हैं यहाँ पे, और दोनों के कुछ प्रो एंड कॉन्स भी होते हैं। प्रो किस तरीके से, ये जो भी मैं बता रहा हूँ ये पर्सनल मेरा ओपिनियन है। आपका जो ओपिनियन होगा वो आपकी तरफ से होगा। आप चाहे तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं और भी लोगों की हेल्प कर सकते हैं, या फिर आप मेरे ओपिनियन के साथ में अपना ओपिनियन की तुलना कर सकते हैं कि कहाँ तक मैं सही हूँ, कहाँ तक आप सही हैं। वैसे दोनों ही सही होंगे। मुझे ये लगता है कि देखिए 10th तक की एनसीईआरटी 10th तक की साइंस तो लगभग सबको ही पढ़नी पड़ती है, ठीक है। सारे स्टूडेंट इसको सब पढ़ते हैं, सारी बुक्स पढ़ते हैं। लेकिन जब हम लोग आते हैं 11th और 12th में, तो हम यहाँ पर क्या लेते हैं, हम यहाँ पर लेते हैं साइंस। साइंस में दोस्तों यहाँ पर 3 सब्जेक्ट होते हैं जो मेन होते हैं। पहला आपका होगा फिजिक्स अगर आप साइंस लेते हैं, केमिस्ट्री, और दूसरा और तीसरा होगा यहाँ पे मैथ। आप चाहे तो इसको बायोलॉजी भी कर सकते हैं। अगर हम लेते हैं पीसीएम, तो दोस्तों हमारे पास 3 ऐसे सब्जेक्ट का नॉलेज हो जाता है जो हमको दुनिया को एक अलग नज़रिए से समझने का, एक अलग तरीके से देखने का एक बोल सकते हैं हुनर प्रदान करता है, हुनर देता है। क्योंकि ये जो फिजिक्स है और ये जो केमिस्ट्री है, आपकी ये जो फिजिक्स है, यहाँ पर आपको 2 फिजिक्स देखने को मिलेंगी। पहली फिजिक्स जो आपकी चीज़ों से रिलेटेड होगी, फिजिकल फिजिक्स होती है यहाँ पे। दूसरी फिजिक्स होती है इलेक्ट्रॉनिक्स वाली। इलेक्ट्रॉनिक्स फिजिक्स में आपको बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक के बारे में नॉलेज हो जाएगा, कैसे चीज़ें काम करती हैं, कैसी चीज़ें होती हैं, ये जो भी आपके आसपास में चीज़ें बन रही हैं, काम कर रही हैं, सब कुछ के बारे में आपको नॉलेज हो जाएगा। बेस भर का नॉलेज हो जाता है, और आप बस किसी भी चीज़ में ये जरूर समझ जाएंगे कि आखिर ये ऐसा क्यों हो रहा है। आप इसका आंसर निकाल पाएंगे। अभी सब कुछ देखो मैं क्या बता रहा हूँ, ध्यान से सुनते रहना, इस वीडियो को पूरा देखना, आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें समझ में आ जाएंगी। मेरे ख्याल से ऐसा मेरा ओपिनियन है, अनुभव भी रहा है कुछ कुछ, तो वो बता रहा हूँ। फिजिक्स में आपको ये चीज़ें हो गई। केमिस्ट्री में आपको ये पता चल जाएगा कि चीज़ें कैसे बनती हैं, और यकीन मानिए बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं वो हमको 11th 12th की केमिस्ट्री में सीखने को मिलती हैं। जैसे चीज़ें कैसे बनी हैं, इस पेन का मार्कर जो है उसकी इंक में कौन कौन से केमिकल हैं, वो किस तरीके से कार्य करते हैं, उसमें एटम्स हैं कि नहीं है, मॉलिक्यूल्स हैं कि नहीं है, ये सब हमारी लाइफ में ज़रूरी नहीं है। लेकिन दोस्तों आत्मसंतुष्टि के लिए, समझने के लिए, कई चीज़ों को आगे रिलेट करने के लिए लाइफ में, फ्यूचर में बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हमें अपने एक अलग नज़रिए से देखने के लिए ये जो क्लास 11th की फिजिक्स और केमिस्ट्री है ये आपका बहुत ज़्यादा मतलब एक अलग लेवल पर आपको लेकर के जाएगी, नेक्स्ट लेवल पे आपको लेकर के जाती है अगर आप ध्यान से पढ़ते हैं, हर एक चीज़ को पढ़ते हैं। पास होने वाले लोगों के लिए नहीं बता रहा हूँ, जो लोग सिर्फ पास हो करके पढ़ना चाहते हैं, मतलब पढ़ करके पास होना चाहते हैं, वो इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं, वो कुछ भी देख सकते हैं। लेकिन जो सच में इसमें पढ़कर, फिजिक्स को पढ़ के, उसके नॉलेज को ले करके, जो उसमें लिखा हुआ है उस चीज़ को समझ करके, जैसे इसमें एक बर्नौली का प्रमेय है फिजिक्स में, बर्नौली की एक थ्योरम है, उस थ्योरम के अकॉर्डिंग एक शॉर्टकट की चीज़ बताता हूँ आपको। वो इस तरीके की एक पाइप होती है, मान लिया जैसे एक मोटी सी ऐसी पाइप है, और इधर से पानी ज़्यादा आ रहा है और इधर से पानी, मतलब इधर से पानी का जो जाने का आपको दिखाई दे रहा है ना वे, वो काफ़ी बड़ा है, तो ज़्यादा पानी के साथ जा सकता है। वही पानी यहाँ पर काफ़ी कम दूरी से निकल रहा है, तो जाहिर सी बात है या तो उसकी स्पीड तेज हो जाएगी, या तो उसके निकलने का आयतन तेज हो जाएगा, कुछ भी तेज होगा। अब ये सब कैसे कार्य करता है, बेसिक चीज़ें, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें, ये सब कुछ आप समझ जाते हैं यहाँ पे। और ये हमको दुनिया को अलग लेवल से देखने का एक
हुनर प्रदान करता है। और ये सब हमको एक अलग लेवल पे लेकर के जाता है। हम समाज में अपने आप को लोगों से डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं। कई चीज़ें ऐसी होती है जो हमारे दिमाग में हमको पता होती है, लोगों को नहीं पता होती, तो हम अपने आप को बहुत अलग सा महसूस करते हैं, अच्छा फील करते हैं। कई बार ये नॉलेज बहुत ज़्यादा हमको काम भी आता है। बाद में हम देखेंगे कैसे काम आएगा, क्योंकि मैं उनके लिए बता रहा हूँ जो आगे सिर्फ और सिर्फ यूपीएससी IAS ही क्लियर करना चाहते हैं। उन स्टूडेंटों की बात मैं यहाँ पर कर रहा हूँ अभी। तो ये हो गया आपका नॉलेज, ठीक है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बात करते हैं मैथ की। मैथ दोस्तों यहाँ पर आपको इतना ज़्यादा आपके दिमाग का बंगो बना देगी, इतना ज़्यादा आपके दिमाग को जो चरखी चला देगी, क्योंकि ये मैथ आसान नहीं है। आसान का मतलब ये वो वाली मैथ नहीं है जो खेतों में मज़े कर रहे हैं, पूरा दिन घूम रहे, बगिया में लेटे हुए हैं और फिर जा करके 2 घंटे मैथ लगा लिया। ऐसे अगर आप ये मैथ लगाएंगे तो आप यहाँ पर 60 तो छोड़िए 50 नंबर भी नहीं ला पाएंगे इस मैथ में। तो आपको प्रॉपर मेहनत करनी पड़ेगी तीनों सब्जेक्टों में। और जब दोस्तों आप ये साइंस साइड लेते हैं ना, तो यहाँ पर मैं अगर ये कहता हूँ कि आपके स्कूल में अगर ढंग से पढ़ाई नहीं होती तो आपको हर एक के लिए अलग से ट्यूशन्स भी लेनी पड़ती हैं। आपकी फिजिक्स की अलग ट्यूशन होगी, मैथ की अलग ट्यूशन होगी, केमिस्ट्री की अलग ट्यूशन होगी। अगर आप बायोलॉजी लेते हैं तो आप उसकी ट्यूशन्स ले सकते हैं, आप किसी कोचिंग सेंटर में जा सकते हैं। क्योंकि मैं एक चीज़ मानता हूँ, बहुत से लोग बोलेंगे ट्यूशन लेने की क्या ज़रूरत है। भाई सिंपल सा मतलब है, आप एक रूल को याद करना चाहते हो, बहुत बड़ा रूल है, उसको याद करना चाहते हो, आपसे वो याद नहीं हो रहा है। लेकिन वहीं पर आपका कॉम्पिटिटर जो आपके साथ में है, उसने एक अच्छी ट्यूशन ली, ट्यूशन में उस रूल को याद करने का एक बहुत छोटा सा फॉर्मूला बता दिया गया कि आप इस रूल को याद करना चाहते हो, बहुत छोटे फॉर्मूले के साथ में आपको याद हो जाएगा। अब आपने क्या किया, मैं बता रहा हूँ, जो आप बिना ट्यूशन के पढ़ने की कोशिश कर रहे हो, बिना ट्यूशन के उस चीज़ को पढ़ते 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 आप 3 दिन में याद कर रहे हो, वहाँ पर आपका दोस्त वो सिर्फ 10 सेकंड में सीख गया पैसे दे करके, क्योंकि इसको एक छोटा सा रूल याद है। आपने देखा होगा वो साइन अपॉन कॉस, इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जैसे कि एक साइन अपॉन कॉस छोड़ दो, सिंपल वाला एक रूल लेते हैं। जैसे कि साइन 30 है या साइन थीटा है, मान लेते हैं साइन 30 वाला भी रूल छोड़ दें। साइन थीटा यानी कि साइन बराबर में क्या होता है, तो आपको पता है हम ऊपर जो है यानी कि ये लंब हो गया और ये कर्ण हो गया, ठीक है। तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। ऐसे ही कॉस थीटा बराबर जब आप देखेंगे तो यहाँ पर मैं पता है इंग्लिश वाला लिखने जा रहा था, जैसे PB इस तरीके से लिखने आ रहा था, तो मैंने हिंदी में लिखा है लंब और कर्ण। ऐसे ही कॉस थीटा में आधार बटे कर्ण। तो आप ना इस चीज़ को देखो और समझो कि ये एक तरीका है याद करने का। आपने देखा होगा जो मैथ्स 10th क्लास में जिन्होंने ट्रिग्नोमेट्री बहुत अच्छे से पढ़ी है, उनको हिंदी मीडियम वालों को पता होगा एक फॉर्मूला लाल बटे कप का, यानी कि यहाँ पे लिख देते हैं साइन, यहाँ पे लिख देते हैं कॉस, यहाँ पे लिख देते हैं टेन, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे लिखते हैं कॉट, सेक और कॉसेक। ये रूल मुझे ना मेरे ट्यूशन में ही पता चला था कि साइन बराबर आपको लिखना है लाल बटे कक्का यानी कि ये लंब बटे कर्ण, कॉस बराबर आधार बटे कर्ण, टेन बराबर लंब बटे आधार, ऐसे ही कॉट बराबर आधार बटे लंब। तो मुझे सिर्फ इसको याद करने में 30 सेकंड लगे और ये याद हो गया। जबकि उससे पहले जब मैं अपने घर पे याद करने की कोशिश कर रहा था, मैं 50 बार याद कर रहा था और हर बार भूल जाता था। सेक बराबर नहीं बता पाता था, कौशिक बराबर नहीं बता पाता था, कई बार 10 बारी में भूल जाता था। लेकिन जिस दिन से रूल याद हुआ, ये पूरा याद हो गया। और सिर्फ इसी रूल की बदौलत मैंने इतने सारे जितने भी ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले सबको याद कर लिया, सिर्फ इस रूल की बदौलत। तो बस ये कहना चाहता हूँ कि आपको एक अच्छी ट्यूशन्स भी लेनी पड़ेंगी। किसकी? एक फिजिक्स की, एक केमिस्ट्री की, एक मैथ की। अब आप 3 ट्यूशन लेते हो, ठीक है। पर्सनली अभी तो ऑनलाइन हो गया, ऑनलाइन वालों का मैं नहीं कह सकता, पहले के लोगों की बात कर रहा हूँ। अगर मान लेते हैं ऑनलाइन सब ये खत्म, जैसे वैसे ही ज़िंदगी जैसे चल रही थी वैसी ही हो जाए, सब लोग वापसी से भागा दौड़ी शुरू कर देंगे, तब की बात है ये। तो उस टाइम पर आप 3 ट्यूशन लेते हो, फिर स्कूल का बर्डन, फिर ट्यूशन के काम का बर्डन, टेस्ट का बर्डन, बहुत ज़्यादा आपके दिमाग में ना एक प्रेशर सा क्रिएट होने लगेगा। आप नई नई चीज़ें सीखते जाओगे, साथ में एक बहुत ज़्यादा प्रेशराइज्ड जो माहौल है उससे गुजरते जाओगे। आपको 2 फायदे होंगे। पहला तो आपकी लर्निंग हो ही रही है, आप बहुत अच्छे खासे से चीज़ों को सीख ही रहे हो। दूसरी चीज़, बहुत ज़्यादा तनाव की स्थिति में, बहुत ज़्यादा प्रेशर की स्थिति में आप गुजरना सीख रहे हो। दोनों चीज़ें आपको इस साइंस साइड से बहुत ज़्यादा बेनिफिट देंगी और वो आपकी ज़िंदगी में आगे कभी ना कभी काम आता रहेगा। फिर आपको क्या करना है, आपने 3 सब्जेक्टों का एक्स्ट्रा नॉलेज लिया हुआ है जो आप शायद अगर आर्ट्स लेते तो आपको कभी भी नहीं मिल पाता। आर्ट्स वाले बच्चे को कभी भी नहीं पता होगा कि आवोगाद्रो संख्या क्या होती है, या फिर बोरबरी ने कौन सा नियम दिया था, उसका हमारी लाइफ में कैसे इम्प्लीमेंट हो सकता है। जो वो बिस्किट खा रहे हैं, जो वो नमक अपने दाल में डाल रहे हैं, इन सब चीज़ों में ये क्या है,
ठीक है, उनको नहीं पता होगा, उनको ये तक नहीं कभी भी आइडिया आएगा आर्ट साइड वाले स्टूडेंटों को कि जो चांद तक अगर हम कोई सैटेलाइट भेजते हैं तो वो किस तरीके से चलती है, कैपलर रूल्स होते हैं वो कैसे काम करते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको 11th-12th में सिखाई जाएंगी। आर्ट साइड के किसी भी बच्चे को ये तक नहीं पता होगा कि मास सेंटर जो होता है, सेंटर ऑफ द मास, यानी कि किसी भी चीज़ का जो केंद्रीकरण होता है वो कैसे होता है। आपने देखा होगा कुछ लोग होते हैं वो किसी भी चीज़ को किसी भी जगह पर ऐसे रोक देते हैं। हम सिर्फ रोकने की बात नहीं कर रहे, हम बैलेंसिंग की बात कर रहे हैं। जब कार चलती है तो कैसे बैलेंस होकर रहती है, बस चलती है कैसे बैलेंस होती है, कुछ बसें बहुत ऊंची होती हैं, कुछ बसें बहुत नीची होती हैं, कैसे बनाया जाता है कि बसें गिरे नहीं, ट्रक गिरे नहीं, और बल्कि वो सब कुछ, मतलब हर एक चीज़, ये सब आपको पता होगा अगर आप साइंस साइड लेते हैं तो। आर्ट्स में आप इन सब से बहुत दूर रहेंगे। तो ये तो हो गया साइंस का पहला फ़ायदा। अब दोस्तों बात करते हैं आर्ट्स के फ़ायदे की। आर्ट्स, अभी हम दोनों के फ़ायदे देख रहे हैं। जब आप आर्ट्स लेते हैं दोस्तों तो यूपीएससी क्या है, यूपीएससी आईएएस के एग्ज़ाम में आपने देखा होगा, अगर आप इसका सिलेबस उठा करके देखेंगे ना तो आपको कई सारी चीज़ें मिलेंगी देखने के लिए, जैसे कि भूगोल, इतिहास, ठीक है, इकोनॉमी, इसके अलावा आपके यहाँ पे पॉलिटी एकदम कूट काट के मिलेगी यहाँ पे, ठीक है, रिलेशंस, जो इंटरनेशनल कंट्रीज रिलेशन होते हैं वो, करेंट अफेयर, इसके अलावा समाज, जो समाज की स्थिति है, जो नए नए इवेंट हो रहे हैं, लोगों के साथ में जो प्रॉब्लम्स हो रही है, प्रॉब्लम सॉल्विंग केसेस, और भी बहुत सारे सब्जेक्ट आपको ऐसे मिलेंगे जो मानविकी सब्जेक्ट होते हैं। मतलब हम हमारे जो आर्ट्स के सब्जेक्ट है ना, ये उसमें शामिल होते हैं। इनका आपको भरपूर नॉलेज होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। लेकिन जब आप आर्ट्स लेंगे तो इनका आपको ज्ञान होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि यही तो आर्ट्स के सब्जेक्ट होते हैं। मान लीजिए आपने हिस्ट्री ले ली और ज्योग्राफी छोड़ दी, तो क्या हुआ, आपने हिस्ट्री जो पढ़ी वो कम है। आप जब यूपीएससी का एग्ज़ाम देंगे तो उसमें आपको पढ़ना पड़ेगा, आप चाहे पढ़ें या नहीं पढ़ें आपको पढ़ना पड़ेगा। अब आर्ट्स लेकर के फ़ायदा क्या होता है, आपका बेस यहीं से बनने लगता है, बहुत तैयार बेस हो जाता है। लेकिन सबसे बड़ी जो आर्ट्स की कमी है वो दोस्तों ये है कि आपको इतने सारे नॉलेज से, इतने हाई प्रेशर से, इतनी ज़्यादा लर्निंग, इतनी ज़्यादा प्रेशर करना, जो चीज़ें हैं वो सब कुछ सब आप बहुत दूर हो जाते हैं। आर्ट्स के बच्चे क्या करते हैं, बोलते हैं कि भाई मेरे को तो पढ़ना ही नहीं है, 20 मिनट में एक चैप्टर ख़त्म कर देता हूँ, मैं पूरा याद हो जाता है, एग्ज़ाम के लास्ट टाइम पे याद कर लूँगा। आर्ट्स के सब्जेक्ट, आर्ट्स के पेपर ऐसे ही लोग समझते हैं, हल्के में लेते हैं। लेकिन वही आर्ट्स अगर जो है इतने प्रेशर के साथ में पढ़ी जाए, इतनी इफिशिएंसी के साथ में पढ़ी जाए कि जितना साइंस साइड का बच्चा पढ़ रहा है उतना अगर वो आर्ट्स को पढ़े, उतना डीपली पढ़े, उतना टाइम दे, तो वो बच्चा कहाँ जा सकता है आप इसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हैं। वो यूपीएससी सिर्फ ना बल्कि क्रैक करेगा, बल्कि इसमें टॉप करेगा अगर आर्ट्स का बच्चा इतना फोकस करके पढ़ता है तो। लेकिन ज़्यादातर आर्ट्स के बच्चे सिर्फ मज़े करते हैं, एक ट्यूशन लेते हैं, एक ट्यूशन में दोनों सब्जेक्ट चल रहे होते हैं। 3 दिन फिजिक्स पढ़ लिया, 3 दिन पॉलिटिकल साइंस पढ़ लिया, 3 दिन जो है हिस्ट्री पढ़ लिया, या फिर कई बार ऐसा होता है कि 2 सब कोचिंग ले लेते हैं, 2 में तीनों का कॉम्बिनेशन बना देते हैं, इस तरीके से कि डिवाइड कर दिया बराबर बराबर टाइम, और 2 घंटे का ट्यूशन चल रहा है। मैंने देखा है, मैं खुद पढ़ाता हूँ कई बच्चों को, तो ये बता रहा हूँ। लेकिन किसी भी आर्ट साइड के बच्चे पर प्रेशर नहीं होता, वो दुनियादारी में प्रेशर लेते हैं, कई चीज़ों में प्रेशर लेते हैं। इस कारण आर्ट्स में क्या होता है कि 100 में, या 100 का तो छोड़ दो, मैं ऐसा मानता हूँ कि 1000 बच्चों में 5 बच्चे आपको ऐसे मिलेंगे जो ज़िंदगी में बहुत आगे चले जाते हैं। वो इतना आगे चले जाते हैं कि उनको पिछाड़ पाना लगभग लोगों की बस की बात नहीं होती। जबकि वहीं पर साइंस के जो बच्चे हैं, 1000 में आपको 200, 250 ऐसे बच्चे देखने को मिलेंगे जो ज़िंदगी में सफल हैं। सफल का मतलब बहुत सफल नहीं, थोड़ा कम सफल है, लेकिन सफल है, वो कुछ भी कर रहे होते हैं। निकम्मे तो देखो सारे बन जाते हैं बाद में, जब उनको पता नहीं क्या लड़कीबाजी या दुनियादारी या फिर लड़काबाजी, फालतू का ऐशो आराम, अय्याशी वगैरह चीज़ें मिलती हैं, वो सब निकम्मे हो जाते हैं। लेकिन हम उनकी बात करें जो कुछ ना कुछ बन जाते हैं। इतने बच्चे आपके साइंस में डेफिनेटली कुछ ना कुछ बनते हैं, लेकिन ये फिर भी इससे पीछे ही रहते हैं इन 5 बच्चों से। तो आर्ट्स के यहाँ पर फ़ायदे ये हैं कि जो आप यूपीएससी में पढ़ रहे हैं उसका बेस आपका क्लास 11 से ही तैयार होने लगता है। दोनों के आपने फ़ायदे देख लिए, अब दोनों के नुकसान देख लेते हैं। नुकसान मेरे ख्याल से आपको समझ में आ ही गए होंगे, इतनी देर से जो समझा रहा हूँ सबको समझ में आ गया होगा, फिर भी मैं अपनी तरीके से बोल देता हूँ। जो साइंस साइड है
इसका नुकसान ये है कि जब आप ये 11th और 12th क्लास में पढ़ रहे होंगे तो आप जितना भी कोशिश कर लें आप किसी और सब्जेक्ट को पढ़ ही नहीं सकते, और अगर आप किसी और सब्जेक्ट को भी टाइम दे रहे हैं तो इसका मतलब आप अपने इधर के नंबर जो हैं साइंस के, आपके जो 12th क्लास के नंबर होने वाले हैं उसमें आप कम ही कर रहे हैं। वो नंबर आपके कम होने के बहुत ज़्यादा चांस हो जाएंगे, आप चीज़ों को मिस कर रहे हैं। ठीक है, कई सारी चीज़ें हैं जो आप कम कर रहे हैं। जैसे इसमें मैंने 3 सब्जेक्ट लिखे हैं लेकिन यहाँ पर 2 सब्जेक्ट और हैं, वो है हिंदी और इंग्लिश। अगर आपके पास हिंदी इंग्लिश है, अगर वो कंप्यूटर है तो कंप्यूटर, वो कोई ऐसे सब्जेक्ट नहीं है उसमें भी टाइम देना पड़ेगा। और आप खुद ही सोचो 3 घंटे आपको 3 अलग अलग ट्यूशन्स में जाना है, एक दूसरे ट्यूशन के लिए भागना पड़ेगा, टाइम ऐसे ही 1 घंटा तो आपका रास्ते में कट जाएगा। फिर आप ये 3 घंटे अलग, 4 घंटे हो गए, 6 घंटे आप स्कूल में लगाते हो, 6 घंटे हो गए। अभी की बात नहीं कर रहा हूँ लॉकडाउन की, कभी ना कभी तो खुलेगा ना लॉकडाउन, उस टाइम की बात कर रहा हूँ। तो उस टाइम पर ये टाइम हो गया। फिर इसके बाद में आप और भी बहुत सारे काम करोगे, होमवर्क पूरा करना है, स्कूल का कार्य पूरा करना है, कॉपी कंप्लीट करनी है, नोट्स फिनिश करने हैं, बहुत सारा काम होगा। आप चाह करके भी दूसरे सब्जेक्ट को टाइम नहीं दे पाओगे, और अगर उधर टाइम दोगे तो इधर मिस आउट कर जाओगे। अब मैं कॉन्स की बात करता हूँ, तो इसमें क्या था कि हमें दूसरे सब्जेक्ट के लिए टाइम नहीं मिल पाएगा। जब तक आप 11th 12th में हो तब तक कि आप एक डिफरेंट नॉलेज ले रहे हो। फिर जैसे ही आप कॉलेज में जाते हो, ठीक है, उस टाइम पर अगर आप आर्ट्स ले लेते हो, जैसा कि कई सारे कमेंट्स में आ रहा है, तो आप इन सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से पढ़ सकते हो और आपके पास एक अलग सी स्किल होगी कि आप इन सब्जेक्टों को अपने आप ही समझना शुरू कर दोगे। वहीं पर अगर हम बात करें आर्ट्स की, तो जब आप आर्ट्स सब्जेक्ट ले लोगे, पहली चीज़ तो आपके ऊपर प्रेशर नहीं आएगा कभी, ठीक है। दूसरी चीज़, आप बहुत सारी चीज़ों को सीख नहीं पाओगे। तीसरी चीज़, ज़िंदगी में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जो इम्पॉर्टेंट तो नहीं है एक प्रकार से, लेकिन जो आपको कई चीज़ों समझने में मदद करेंगी, वो चीज़ों से आप बहुत दूर हो जाओगे, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट नहीं आप सीख पाओगे, कई लोगों को छोड़ करके। कई लोग कर लेते हैं यार, लेकिन ज़्यादातर लोग जो है निकम्मे हो जाते हैं आर्ट्स लेने के बाद में। और ये वो लोग होते हैं जो आर्ट्स को समझते हैं कि आर्ट्स बहुत आसान है, वो लोग यहाँ पर कॉन्स निकालते हैं। जबकि जो बहुत ही टैलेंटेड लोग हैं वो आर्ट्स का ना एक ऑप्शनलिटी की तरफ फ़ायदा उठाते हैं, वो बस अपनी रेस शुरू करते हैं और एंड तक ख़त्म करते हैं। ये लोग बोलते हैं अभी तो बहुत टाइम है, पहले धीमे धीमे निकलते हैं आगे, बाद में कॉलेज के टाइम पे स्टार्ट करेंगे। तो ये लोग गलती यहाँ पर करते हैं, उनके लिए इसमें कौन सा है। मैं सबसे बेस्ट अपना सजेशन देना चाहूँगा, आप PCM लो, ठीक है, चीज़ें सीखो, बहुत मेहनत करो PCM के साथ में 11th 12th में। उसके बाद में आप कॉलेज में जाओ, कॉलेज में जाने के बाद में आप क्या करो, धुआंधार पढ़ाई शुरू करो, एकदम आग लगा करके। आप ये मान लो जिस दिन से आप कॉलेज में गए उसी दिन से आपने IAS की तैयारी शुरू कर दी है। देखते हैं कैसे आपका IAS नहीं निकलता। और कोई भी अगर आपको राय जाननी है तो आप मुझे कमेंट करके बताओ। काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो अभी आगे डिस्कस करनी है, सीरीज़ में आएंगी, या ये वीडियो आप अगर बाद में देख रहे हो तो आपको कई सारे टॉपिक्स मिलेंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जा करके देख सकते हो। काफ़ी सारे आम टॉपिक्स जो कई लोगों के मन में भरे हुए हैं, भ्रांति बनाए हुए हैं, तो उन सब पे मैंने बात करी है या फिर धीरे धीरे कर रहा हूँ। वीडियो कैसा लगा आपको मुझे कमेंट करके बताएं, और भी आपकी अपनी कोई राय है तो मुझे बताएं। एक बहुत ज़रूरी बात कि मैंने UPSC IAS अभी तक क्लियर नहीं किया है, फर्स्ट एग्ज़ाम भी नहीं दिया, दूंगा फ्यूचर में, लेकिन फिर भी जो थोड़ी बहुत अपनी राय है वो आप लोगों के साथ में शेयर करता रहता हूँ। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।